तो नागरत्ना जी के मैं 100% बात को सपोर्ट करता हूँ कि इसका कोई औचित्य नहीं है। चुनाव मीनिंगलेस हो गया, फ्रॉड हो गया, इज द बिग 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 फ्रॉड। जैसे महामानव होते हैं ऐसे महा फ्रॉड है। सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना जी जो खुलकर दबंग तरीके से सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार की खामियों के खिलाफ, सरकार की गलतियों के खिलाफ। और अभी हाल ही में उन्होंने एक लेक्चर था कहीं, तो उसमें उन्होंने खुलकर ये बात बोली कि जो चुनाव लड़ाने वाले लोग हैं, यानी कि जो चुनाव आयोग हो गया, कि जो चुनाव लड़ाने वाले लोग हैं, जब वो चुनाव लड़ने वाले लोगों पर ही निर्भर हो जाएंगे तो फिर चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। बहुत बहुत सुंदर बात करी। मैं तो जस्टिस नागरत्ना से पहले उनके पिताजी को सलाम करता हूँ, वेंकट रमैया। मेरा उनसे दोस्ती भी रही, प्यार मेरे को उन्होंने किया, और मैंने तो जितनी इज्जत देनी थी उतनी दी उनको। ये देखिए संस्कारों में ये बात आती है, इसीलिए क्योंकि वेंकट रमैया जी इतने महान, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द आई मीन मोस्ट रिनाउंड जूरिस्ट जिनको कहते हैं, वेंकट रमैया चीफ जस्टिस इंडिया जो थे 89 के आसपास थे, मुझे पता है। तो उनकी बिटियां हैं ये, उनके जो जस्टिस नागरत्ना, तो संस्कार और जीन्स तो वही है ना। तो वो भी ऐसा तगड़ा बयान देती हैं। और तभी हमने पहले भी ये बात चर्चा की थी कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट के जज ही फोन करके कहते हैं कि अशोक आजकल एक ही मर्द है सुप्रीम कोर्ट में और वो महिला है। तो जस्टिस नागरत्ना ने बहुत सुंदर बात करी है, बहुत एक पते की बात करी है कि जिसने चुनाव लड़ना है वही अपने अंपायर को अपॉइंट कर देता है और इलीगली अपॉइंट करता है। वो सूर्यकांत जी वो फाइल लेके बैठे रहते हैं, वो फैसला ही नहीं करते, फिर रिक्यूज कर देते हैं, तारीख पे तारीख ड्रामा। एक्चुअल महेश जी हो क्या रहा है, देश को ये ज्यादातर जज जो हैं और मंत्री हैं और जो सरकारी लोग हैं, ये सारे 145 करोड़ लोगों का पागल बना रहे हैं, बिल्कुल पागल बना रहे। आप देखिए अंपायर, आप हम जब क्रिकेट खेलते थे तो हम अंपायर बनाते थे, तो आपका कोई दोस्त बन जाता था तो एलबी कह रहा है मैं तेरे को एलबीडब्ल्यू नहीं दूंगा, पर विकेट ही गिर गई तो मैं क्या करूंगा, एलबी नहीं दूंगा तेरे को, तो जैसे मर्जी तेरे को एलबी नहीं दूंगा, रनआउट नहीं दूंगा, चल तू बचा लूंगा तेरे को, तू खुल के खेल, एलबी सब आगे आगे के खेल, एलबी नहीं दूंगा, तू सारी विकेटें कवर करके खेल। तो इन्होंने सारी विकेटें वो चुनाव आयोग को ज्ञानेश कुमार नलायक आदमी, इतना नलायक तो है ही, नलायक तो बहुत लोग होते हैं, नलायक की हम बेइज्जती नहीं करते, लेकिन जो बेशर्म होता है वो बेशर्म भी है। मतलब उसको फर्क ही नहीं, सारी दुनिया को पता लग रहा है मतलब किसके किसके वोट काट दिए आपने, और सुप्रीम कोर्ट भी कह देती है अगले साल दे देगा। महेश जी ये तो अब ये सरकार की क्रिटिसाइज करते हैं, एक एक वोट के लिए पहाड़ों पे वो बनता था बूथ, एक वोट के लिए इतना पूरा मशीनरी जाती थी, एक वोट के लिए। आज वो कह रहे हैं अगली बार दे देना। इनको अब ना सूर्यकांत को, ना सुप्रीम कोर्ट को, ना ज्ञानेश को वोट की कीमत ही नहीं है। वोट की कीमत कोई है ही नहीं ना। एक्चुअल तो सही मायने में तो कोई वोट से जीत भी नहीं रहा है। सारी ये जो हो रही है ना खेल जो हो रहा है, ये सारा खेल ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। सीईसी जो बन गए हैं ना, ये पहले वो राजीव था नालायक, वो उसकी खबर ही नहीं, पता नहीं कहाँ है वो आजकल। इसका भी यही होगा क्योंकि ये सड़कों पे चलने काबिल थोड़ी रह जाएंगे। नहीं, सही बात। आज ज्ञानेश कुमार को मैं चैलेंज करता हूँ, अकेला सब्जी लेने चला जा किसी जगह बिना सिक्योरिटी, तब पब्लिक लताड़ देगी। क्योंकि सर इन्होंने जो कर मैं ये कह रहा हूँ ज्ञानेश कुमार ना अकेला सब्जी लेने चला जाए कहीं, किसी भी मार्केट, किस देश की किसी सब्जी मंडी में क्या के चला जाए कि मैं आज सब्जी बैंगन लेने जाऊंगा, बीवी ने भेजा है। ये इतने बेशरम है, इनको घर से नहीं निकल, इनके बच्चे नहीं निकल सकते हैं। बच्चों को पोजीशन दिला रही है। जिन बच्चों को ये पोजीशन दिलाते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ बैठे बात बता रहा हूँ, जिन बच्चों को ये पोजीशन दिलाते हैं उनका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी ऑफिस वाले तो यही कहते हैं ना, क्योंकि ये ज्ञानेश की लाडली है, इसका क्या भैया, मैं लेट नहीं आ सकता, ये जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, क्योंकि ये तो ज्ञानेश की बेटी है और ज्ञानेश सरकारी आदमी है, ज्ञानेश तो ब्लू व्हाइट बॉय है सरकार के। तो ये तो बिल्कुल नागरत्ना जी ने बिल्कुल सही बात करी है। मैं कह रहा हूं कि देश को जो चुनाव लड़ने वाले लोग जो हैं वही अपना अंपायर घोषित कर दें कि ये बनेगा और उसको इलीगली बना दें, इज एज गुड एज मैथमेटिक्स। महेश जी अगर आप कहो कि मेजोरिटी से बनेगा, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक होम मिनिस्टर होंगे और एक ओपोजिशन लीडर, तो मेजोरिटी क्या, वो तो टोटल मेजोरिटी कोई, वो थोड़ी आपस में डिफर करेंगे। कितना पागल तभी मैं पागल बना रहे हैं यार लोगों का। ये एक गांव का बंदा भी, मतलब जो मैं कह रहा हूँ कोई भी आदमी जो स्कूल नहीं भी गया उसको भी ये लॉजिक तो समझ आता है ना
कि इलेक्टोरेट कॉलेज ही अगर आप वोट ही वही बना रहे हो। मेन बात ये है, अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि अब वोटर नेता नहीं चुनता है, अब भारत में नेता वोटर को चुनता है कि तेरा वोट मेरे को पड़ सकता है, तेरा वोटर लिस्ट में रहेगा, तेरा ममता को जा सकता है, कट गया, स्टालिन को जा क्या? सकता है, कट गया, अखिलेश को जा सकता है, कट गया, तेजस्वी को जा सकता है, कट गया, कांग्रेस को जा सकता है, कट गया, वोट तेरे कट गए। तुम सीधा जो वहां माथा टेकेगा, जो दिखेगा कि ये वोट देगा, और हिसाब से तो ये तब भी नहीं जीतते, उसमें भी फिर हेरा फेरी। आप सोचो, वो बता दें पाराकला कितने इंटेलिजेंट और कितने एक अच्छे इंसान है, उन्होंने बताया कि कितने 7 लाख वोट पड़ गए, बताइए। रात को मतलब मशीनरी बंद होने के बाद 7 लाख वोट पड़ गए। वो उसमें पता नहीं कैसे बटन दबाते हैं, क्या क्या करते हैं, बेड़ा गर्क कर दिया देश में। कोई मतलब पार्लियामेंट, मैं तो हमेशा कहता हूँ पार्लियामेंट को, मेरे को सम्मन करे मैं साबित कर दूंगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पार्लियामेंटेरियन ही 90% जो है वो चोर भर्ती हो गए हैं, 90% से ज्यादा चोर हैं, और एक पार्टी के तो 99% चोर हैं। वो जो नारे लगाते हैं अब की बार कैसे नारा लगा सकते हो, आपको इसके लिए भेजा पार्लियामेंट में। आप बताओ देश के लिए क्या कानून होना चाहिए, क्या कानून नहीं होना चाहिए, कैसे सबको दाल रोटी मिले, शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, उस पर चर्चा ही नहीं होती। आप ये देखिए, चर्चा हो ही नहीं रही। चर्चा किस पे करते हैं, वो नेहरू को गाली दे देंगे, इंदिरा को गाली दे देंगे, ये चर्चा होती है, वही बनते हैं। आप ये देखिए ना, गाली देने वाला अगर बनता है कुछ, तो उसको बनाने वाला कौन है? तो गाली देना क्वालिफिकेशन हो गई है, पहले डिसेंसी थी। आप देखिए जो वाजपेयी और नेहरू के भी जो डायलॉग होते थे अंदर पार्लियामेंट में, एज इवन ओपोजिशन जो होती थी, वो मनभेद नहीं थे, मतभेद थे, एक दूसरे का इज्जत करते थे, एक डिसेंट डेमोक्रेसी थी। जो पिछले 12 साल से वो डिसेंट डेमोक्रेसी का तो खत्म ही हो गया, डिसेंसी भी खत्म हो गई, डेमोक्रेसी भी खत्म हो गई। तो नागरत्ना जी के मैं 100% बात को सपोर्ट करता हूं कि इसका कोई औचित्य नहीं है। चुनाव मीनिंगलेस हो गया, फ्रॉड हो गया, इज द बिग 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 फ्रॉड। जैसे महामानव होते हैं, ऐसे महा फ्रॉड है। सर एक और इशू है जिसपे आपने पहले भी काफी चर्चा की है, और लोगों ने उसको काफी सुना है। क्योंकि सर बड़ा सेंसिटिव इशू है जो अभी भी लगातार चलता जा रहा है, और सरकार हमारी जो है, जो बड़े नेता हैं या महामानव हैं या उनके जो पैदे हैं, उनके चहेते, सब बेशरम होके बन के बैठे हुए हैं। सर वो मामला वही है कि सर एप्स्टीन फाइल का, सर ये जो एप्स्टीन फाइल है, इसके अंदर जो तथ्य हैं, आप उनको क्या कागजी मानते हैं या कानूनी तौर पर माने, या उसको बिल्कुल सच माने? आप ये देखिए, एक व्यक्ति बिशर्मपुरी, उसको नाम मैं बिशर्मपुरी कहता हूँ, सब दोस्तों को समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ। बिशर्मपुरी जो है वो मंत्री भी बन जाता है, वो बिना मंत्री पद के वहां पे एप्स्टीन को कह रहा है, एप्स्टीन पूछ रहा है कि हमें क्या मिलेगा, उसने कहा भारत का बाजार बेच रहा है। एक वो अंबानी बेच रहा है उसको, उसी को फिर मंत्री बनाया जाता है, उसी को फिर राफेल 36,000 करोड़ का ठेका दिया जाता है। तो कौन देता है ये ठेका, किसने दे दिया? ऐसा देश में कौन व्यक्ति है जिसको एप्स्टीन जो था वो पूछ रहा था कि क्या मिलेगा, उसने कहा बाजार मिलेगा। बाजार कौन बेच सकता है? जिसको अथॉरिटी है वही तो बेच सकता है। ठीक बात है। जिसको अथॉरिटी है, जो दिखाया जाता है कि ये देखो मैं इतने करीब हूं। उसने कहा लीडरशिप, आपको ध्यान है वर्ड पता क्या यूज किया अंबानी ने? लीडरशिप वांट्स दिस, लीडरशिप वांट्स यू टू हेल्प अस। देश की लीडरशिप जो विश्व गुरु है, वो एक इतने यौन अपराधी, घनौने अपराधी से गाइडेंस मांग रही है, और वो कह रहा है मेरी ट्यून पे नाच रहे हैं इजराइल में। तो यौन अपराधी से अगर आपकी लीडरशिप, लीडरशिप कौन है ये सबको पता है कौन है लीडरशिप, यौन अपराधी से आपकी लीडरशिप गाइडेंस मांग रही है, लीडरशिप वांट्स योर हेल्प। तो रह क्या गया है? और पार्लियामेंट के कानून से पेपर आए हैं और पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, यहाँ की पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं वो सारे, जैसे लॉ मिनिस्ट्री ने डिस्कस रिलीज किए हैं वो। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज लाइक लॉ मिनिस्ट्री। लॉ मिनिस्ट्री ने जो रिलीज किए हैं, पार्लियामेंट एक्ट से जो रिलीज हुए हैं, और जिसके साथ इतना बड़ा सबूत है। आप हालत अब ये हो गई है, पहले हम महेश जी आपको याद है हम कहते थे इस हमाम में सभी नंगे हैं भैया, लेकिन अब पता क्या हो गया है?
अब मैदान में नंगे हो गए ये तो, ये सही कह हमाम रहे में हैं। नंगे नहीं है, ये तो मैदान में नंगे हमाम हैं में तो फिर सारे। भी थोड़ा सा पर्दा होता है, ये तो बिल्कुल सर खुले हमाम में मैदान में नंगे नंगे हो गए। इसलिए कहा जाता था कि जो अंदर सारे घर में जो दो लोग जो नहा रहे हैं हमाम में, 3 लोग नहा रहे हैं, सब एक दूसरे के सामने नंगे हैं। तो अब तो मैदान में नंगे हो गए हैं, ये इतनी बेशर्मी हो गई है, अब हमाम की जरूरत नहीं है इनको। अगर ये मामला देखा जाए आपका अंबानी का, बेशरमपुरी का और लीडरशिप का, एप्स्टीन का, तो ये तो मैदान में नंगे हैं। उसकी ठीक बात। बेटी को करोड़ों रुपया मिल जाता है नालायक की, फिर वो केस कर देती है, पता नहीं केस कैसे कर दिया, मेरे को तो आज ये भी समझ नहीं आया, अभी तक मैं नाम नहीं ले रहा वो, लेकिन वो समझ आएगा जिसको, सबको समझ आ रहा है किसने केस किया, क्यों किया, वो किन नालायक वकीलों ने सलाह दी, किसने क्या किया, खुद तो डूबे। अब वो इसकी नालायक पुरी की बेटी आपको लगता है क्रॉस एग्जामिनेशन स्टैंड कर सकती है? वो सर आधा आप घंटा तो मुझे बहुत वहां ज्यादा है। मैं महेश जी, मेरे को दे दो वो लड़की क्रॉस एग्जामिनेशन में 15 मिनट में भाग जाएगी कि जैसा मेरी सिर दर्द हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे को जाने दीजिए। वो केस कर दिया, आए ना विटनेस बॉक्स में, आए ना, फिर वो ठीक बात, केस कर ठीक दिया बात। तो तारीख पे तारीख क्यों मांगती है? विटनेस बॉक्स में आए उसकी बेशरमपुरी की बेटी, तो मैं बता दूंगा, अगर 15 मिनट में पेट दर्द ना हो जाए तो आप मेरा नाम बदल देना। 15 मिनट ठीक। में भागेगी वो, सिर दर्द हो गया सर, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं केस विड्रॉ कर रही हूँ। उसको कोई तगड़ा वकील, कोई लायक वकील, कोई 1 साल का बच्चा क्रॉस कर दे उसको, मैं जानता हूँ कई इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो लॉ स्टूडेंट कर दे क्रॉस, वो भाग जाएगी। और ये बेशरमपुरी भी भाग जाएगा, सर हम विड्रॉ कर रहे हैं सर केस। ये तो धमकियां दे रहे हैं सिर्फ, ये सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, जैसे सूर्यकांत धमकियां दे रहे हैं ना वहां बैठे हुए, विल कैच द बुल बाय हॉर्न। ये डायलॉग मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये डायलॉग अजीत और अमरीश पुरी बोलते हैं, ये डायलॉग प्राण बोलता है, ठीक कह रहे हैं। अमजद खान बोलता है ऐसे डायलॉग। आपको शोभा नहीं देता, आपकी कलम में इतनी ताकत है, उसका इस्तेमाल करो, धमकियां मत दो लोगों को, धमकियों के लिए नहीं बुलाया। ये अगर केस, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो डायलॉग बोला है ना सूर्यकांत ने, विल कैच द बुल बाय द हॉर्न, प्रॉपर अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस पे केस चलना चाहिए इंटिमिडेशन का। 145 करोड़ में से कोई भी ईमानदार आदमी केस कर सकता है सूर्यकांत पे इस डायलॉग पे कि यू आर दिस इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय सिटिंग सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। कहां ले आए महेश जी आप? आपने ग्रेसफुल लोग देखे हैं वहां पे कुर्सी पे, ऐसे नहीं देखे जो धमकियां दे, गुंडागर्दी करें, ऐसे डायलॉग बोले। विल क्या, मैं तो उसको पढ़ के हैरान, मैंने 3 पेपर से कंफर्म किया, मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनसे कंफर्म किया, ये बात कही है, कहता है हाँ कही है यार, तभी तो हमने लिखी है, हमने ऐसे सही तो नहीं बात है, लिख दी। सही ऐसे तो नहीं लिख देंगे। बताइए, मैं तो हैरान रह गया कि सिटिंग सीजेआई ये धमकी दे रहा है देश को, विल कैच द बुल बाय द हॉर्न। आप दादा हो क्या? अमजद खान हो क्या? अमरीश पुरी हो? वो तो इतने अच्छे इंसान थे, जो आपको पता है, ये प्राण और अमरीश पुरी, ये लोग इतने अच्छे, ये इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, ये डायलॉग बोलते थे ना खाली। इन्होंने डायलॉग नहीं बोला, इन्होंने तो धमकी दी है। किसने स्क्रिप्ट, कौन इनकी स्क्रिप्ट तैयार करता है? और वहां डिबेट कराते हो वंदे मातरम की, डिबेट वंदे मातरम की करा रही हो। वंदे मातरम की सोल है मधुर भाषणम, मधुर भाषणम, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपन शीतल होए। ये इन्होंने नहीं पढ़ा है और कुर्सी पे बैठ गए। ये बिना पढ़े किसी को कुर्सी पे बिठाना ही नहीं चाहिए, जिसको बात करनी नहीं आती, जो धमकी दे रहा है, शिष्टाचार खत्म कर दिया आपने, उस कुर्सी का बिल्कुल अपमान किया। अगर मैं बता रहा हूं, अगर वाकई आज मैं सुप्रीम कोर्ट, पूरी सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूं, मैं आह्वान कर रहा हूं उनको, बाकी जजेस को, कि आप में से किसमें भी रीढ़ की हड्डी है, आप इस केस को चलाइए, सुमोटो नोटिस लीजिए कि दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपको पता है इवन जज कैन बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इन दिस केस जस्टिस सूर्यकांत इज apparently by evidence guilty of contempt of court. He has intimidated 145 crore people of the country कि कोई सच बोलेगा अंदर कर दूंगा, सच मत बोलना। तो ये हाल हो गया है। तो वो आपने जो बात ठीक याद कराई कि ये जो नेता जो है वो बना रहा है, एक बेचारी वो नागरत्ना एक बोल रही हैं, उनके पास कोई मुकदमा नहीं लगता है सेंसिटिव। आप देख लीजिए, नागरत्ना के पास कोई सेंसिटिव केस नहीं जाएगा जब तक वो रहेंगी। सर मैं एक नया बात और करना चाहूंगा जस्टिस बीवी नागरत्ना जी के बारे में, कि अभी हाल ही में उनका एक और लेक्चर था कहीं, और उसमें उन्होंने बोला
उससे पहले बैकग्राउंड ये है कि जब नोटबंदी आई थी तो उसका मामला यह था कि नोटबंदी संवैधानिक है या संवैधानिक है, तो 5 जजों की बेंच ने सुना था, जिसमें से 4 जजों ने कहा ये नोटबंदी ठीक है, लेकिन एक जज थे जिन्होंने बोला कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, वो थी जस्टिस बीवी नागरत्ना जी। अब बीवी नागरत्ना जी ने एक लेक्चर हुआ है, ओपनली बोला है उन्होंने उसके अंदर कि जो नोटबंदी है ये काले धन को सफेद करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। सर उन्होंने बोला कि जब पिछली बार जब उसका चलन था तो 86% करेंसी जो है वो 500 और 1000 रुपए की थी, और जब वापस आई तो 98% आ गई वापस। तो सर काला धन कहाँ रहा सर? वो आपने ठीक कहा, वो बार बार मेरे को यार कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया। आपने नोटबंदी लाए, आपने कहा मैं एक हफ्ते पे चौक पे आ जाऊंगा अगर ठीक नहीं हुआ, और ये अब रिकॉर्ड की बात है कि जो पहले 17 लाख था अब वो 34 लाख हो गया ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी भी नहीं सुधरा, बल्कि ब्लैक मनी, नागरत्ना जी ने ठीक बात करी, मेरा फिर से सलाम उनको, कि ब्लैक मनी वाइट हो गई और नई ब्लैक मनी क्रिएट हो गई। आप देखिए ना कितना बेड़ा गर्क किया है महामानव ने, कि नई ब्लैक मनी क्रिएट हो गई, पुरानी ब्लैक मनी वाइट हो गई, और आप कह रहे थे कि वो टेररिस्ट ले जाते हैं, टेररिस्ट अटैक बढ़ गए, पाकिस्तान हीरो बन गया इस टाइम। आपने देख लो, अब उस पर बात जाएंगे तो इतनी लंबी बात लंबी हो तो दूर तक जाएगी। तो वो तो आपने किया क्या, टेररिस्ट अटैक बढ़ गए, टेररिस्ट बढ़ गए, ब्लैक मनी बढ़ गई, ब्लैक मनी पहले जो थी वाइट हो गई। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। ये तो बिल्कुल वही नाले में से गैस बना दी आपने नाले में से गैस बना दी। अब तो सर रिश्वत का भी ऐसा मामला हो गया कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तो सिर्फ हम चर्चा करते हैं शब्दों में, नोट इधर से उधर हो रहे होते हैं सर। एक मामूली कर्मचारी, मामूली अधिकारी के पास करोड़ों रुपया मिल रहा है। मतलब कितना पैसा इनके पास आ रहा है, कितना पैसे को खपा रहे हैं। आपने अच्छी बात कर दी कि मामूली मामूली। अब तो मैं खासकर जुडिशियल, मेरे तो सब क्योंकि छोटे भाई बहन है मेरे, जब अगर दोस्त रिटायर होगा 21 में, तो इसका मतलब 21 के बाद जो भी है जज यहाँ बना हुआ है वो मेरे से जूनियर होगा या होगी। तो मैं उनको, छोटे भाई बहनों को ये सलाह देता हूँ कि अपनी गिराबान में झांको, कोई भी मुकदमा 8,000 करोड़ से कम आए उसकी बेल रिजेक्ट मत करो। 8,000 करोड़ तक का तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है हेराफेरी कि उस पर केस ही नहीं चलेगा। तो किसी से भी पकड़े जाते हैं 8,000 करोड़ से कम पे, हर एक, मैं तो वकीलों को भी अपने दोस्तों को सलाह देता हूं, जब भी बहस करो कहना जी 8,000 करोड़ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने FIR भी नहीं की, तो आप मेरी 8,000 करोड़ पे तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन बोल लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो एक अथॉरिटी है कि सर ये एग्जम्पशन है। नहीं मैं आप, अरे हम अथॉरिटी कैसे साइड करते हैं, हम यही तो कैसे हम साइड करते थे कि सर ये देखिए 5,000 करोड़ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। ये एक वैलिड बहस है। मैं मिसगाइड, मैं बच्चों को, खासकर अपने जो छोटे भाई बहन है उनको कह रहा हूं कि वैलिड बहस है कि जज साहब 8,000 करोड़ पे आपको पता है जो वो 100 साल पुरानी NGO के जो महामानव ने कहा था, उनसे जो 8,000 करोड़ मिले थे बैंक के खातों में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर FIR भी करने से मना कर दिया था। तो इसको मैं तो बेल ही मांग रहा हूँ, मैं कौन सा बरी करा रहा हूँ, तो बेल तो दे दीजिए। मेरा क्लाइंट तो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है, जेल में है, मैं तो बेल मांग रहा हूँ। मैं तो बेल, ये एक मुकदमा ये अलग से चलाइए आप, ताकि सारे बच्चों को कम से कम उनको बेल लेने में तो मदद मिले, और कम से कम जिस जज में जमीर है, जिनका जमीर है वो तो बेल देना शुरू करें, जिनका नहीं है वो तो महामानव से पूछेंगे, वो तो ऊपर पूछेंगे। जैसे उसने वो खेड़ा में मैंने सुना रिजर्व कर दी, क्या कर दी, वो तो पूछ के फैसले करते हैं। 99% आज हालत मैंने बताई थी आपको, पूछ के फैसले करते हैं, यहाँ इशारे पे करते हैं, या पूछ के करते हैं या इशारे पे करते हैं। तो कि इशारा उनको क्या है, उनको इशारा यह है कि इसकी रिजेक्ट होनी चाहिए, ये महामानव का आदमी ने, इसकी रिजेक्ट कर दो, नंबर मिलेंगे, अगर बेल करोगे तो मर जाओगे, बिल्कुल आगे प्रमोशन नहीं होगी। जो कुरैशी का कर दिया, जो मुरलीधर का कर दिया। सर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं ओका, उन्होंने बोला बाकायदा इस बात को एक लेक्चर के अंदर कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये जो है, ये जस्टिस भुइयां है, उन्होंने भी ये बोली थी बात कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो ठीक है लेकिन ठीक नहीं भी है, उसमें जो सरकार का हस्तक्षेप है वो गलत है। उन्होंने बोला कि एक ट्रांसफर हुआ मध्य प्रदेश के जज जिन्होंने जो है फैसला दिया था और सरकार के खिलाफ था वो, और उसके अंदर जिसमें
मेरा सर स्लिप कर रहा हूँ दिमाग से, FIR का जिक्र था उसके अंदर कि FIR की जाए। हाँ जी, हाँ जी। और ये कहा था कि मैं रहूं ना रहूं, आप 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई करें। उनका जो है वहां से मध्य प्रदेश से ट्रांसफर जो है झारखंड किया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लिख के, कॉलेजियम ने लिखा कि केंद्र सरकार ने कहा है, इसलिए हम इनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजेस ज्यादा हैं तो इनकी सीनियरिटी नीचे रहेगी और ये ऊपर प्रमोशन के समय पे नीचे ही रह जाएंगे। इस बात को लेकर जो है कई का जस्टिस ओखा है, उन्होंने भी कहा, जस्टिस भूलिया उन्होंने भी कहा कि ये जो ट्रांसफर में सरकार का हस्तक्षेप है ये उचित नहीं है। अब आप ये देखिएगा कि सर जिस प्रकार से जजेस के ट्रांसफर होते हैं, सर मेरा तो अपना ये मानना है कि हर कोई जस्टिस बीवी नागरत्ना नहीं हो सकता। अच्छा, उनकी भी मजबूरी है सर दूसरे की। जैसे कि एक आदमी है, वो बिल्कुल ईमानदारी से कार लेकर जा रहा है, अब सामने से कोई रॉन्ग साइड आ रहा है और रॉन्ग साइड वाला आ रहा है तो भी उसको बेचारे को, ईमानदार आदमी को कार मोड़ के साइड में से ले जानी पड़ती है, नहीं तो अड़ सकता है सामने की भी, आप हटिए। वो कह गए मैं सामने क्या अड़ूं क्या लड़ूं, और ये बदमाश किस्म के लोग हैं, झगड़ा करेंगे, पुलिस आएगी वो भी इनका साथ देगी, मेरे भी 6 घंटे खराब होंगे, मैं अपनी ड्यूटी पे जाने से रह जाऊंगा। तो सर वो स्थिति ये हो गई है कि जो आपने पहले भी बोला कि घर में बच्चे बोलने लगे हैं, बच्चे माँ बाप को समझाने लगे हैं कि लोया वाला काम मत कीजिए, जज लोया वाला काम मत कीजिए। और बात सर मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सर मैं भी कहूंगा कि सर अकेला आदमी भिड़ के क्या करेगा सर सिस्टम से, उसे क्या हासिल हो जाएगा। ऐसा देखो, आपने वो चिड़िया की कहानी सुनी हुई है कि जहां आग लगी हुई थी तो चिड़िया चोंच से पानी ले जा रही थी, तो किसी ने कहा तेरी इस चोंच के पानी से क्या बनेगा, तो उसने कहा मेरा नाम कम से कम लिखा जाएगा आग बुझाने वालों में। तो ये एक ख्याल रखना चाहिए, मैं समझता हूँ। ये नहीं कि मेरे कहने से क्या हो जाएगा, वो बड़ा अच्छा, आपने मेरे को याद करा दिया, दुष्यंत कुमार का एक बड़ा अच्छा शेर है कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी और की नजर से हम, और माना कि इस जमीन को ना गुलजार कर सके, कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम। तो कुछ खार कम कर दो, कुछ दुख कम कर दो, अपना काम तो करो ना। आपको अपना कर्तव्य ईमानदारी से, हिम्मत से करना चाहिए। कोई सैकड़ों साल जीने के लिए आप नहीं आए हो यहाँ पर, जितनी देर भी हो, जैसे तितली कितने दिन रहती है लेकिन खुश खुश रहती है। तो ऐसा किरदार बनाना चाहिए वकीलों को, जजों को, मंत्रियों को। खाली नौकरी नहीं, ये नौकरी बजा रहे हैं, ये नौकरी बजा रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, नौकरी भी नहीं। सर मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा, ये मैं कोई ये नहीं कि आप हमारे गेस्ट हैं, आप हमारे न्यूज नेशन पे जुड़े हुए हैं, दर्शक आपको पसंद करें इसलिए नहीं मैं बोल रहा, सच्चाई बोल रहा हूँ कि मैं अभी ऋषिकेश गया हूँ, तो वहाँ पे GST के अंदर ज्वाइंट कमिश्नर है, मेरे मतलब बहुत पुराने अच्छे दोस्त हैं। तो संडे का दिन था, उन्होंने घर पे भी बुलाया हुआ था, बच्चे भी बैठे थे, भाभी जी भी बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि न्यूज नेशन के अंदर आप आ रहे हो, और उन्होंने बकायदा आपकी चर्चा की क्या जो अशोक अरोड़ा जी एडवोकेट है बहुत अच्छा बोलते हैं। तो बाय नेचुरल आप अच्छा बोलते ही हो, और उसमें आप जो है प्रवचन भी दे देते हैं, कानूनी बात भी बोल देते हैं, और शेर शायरी भी कर देते हैं। लेकिन उसके अलावा उन्होंने बोला कि एक आदमी जुडिशरी क्या, न्यायपालिका क्या, सबके बारे में जानता है, बिल्कुल सच बोलता है, ये बोलने का जिगरा चाहिए। तो सर मुझे सच देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए बात बोल के, मुझे बहुत खुशी हुई सर। मैं तो ऐसे किसी भी, सर अब अगर हम किसी भी वकील को बोले, मेरा सर खुला चैलेंज है, मुझे पता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ, मैं किसी भी बड़े वकील के पास जाके बोलूंगा, बोलेगा बिल्कुल नहीं बोलेगा जुडिशरी के खिलाफ, क्यों ना उन्होंने कहना ओबलाइज सर, ओबलाइज सर। ओबलाइज तो आपने याद करी तो बार का प्रेसिडेंट उसकी पिटीशन डिसमिस करी है जज ने। मैं वहां बैठा हुआ हूं, बार के प्रेसिडेंट की पिटीशन डिसमिस जब करी तो कहता है ओबलाइज सर। वो पिटीशन डिसमिस करने पे ओबलाइज कौन कहता है? तो मैंने कहा ये बार का प्रेसिडेंट नलायक बन गए यार, क्या बेड़ा गर्क कर दिया यार तुमने, कहाँ ले आए यार। मतलब इसमें एक मैं हंसने वाली बात बताता हूँ सर, और आपने और मैंने क्लियर भी कर दिया, हम भी हंस लेंगे सर, थोड़ा तनाव मुक्त हो जाएंगे कि सर एक बहुत बड़े वकील थे और एक छोटा वकील था। तो छोटे वकील ने जो है 302 का केस था मर्डर का, उसमें उससे कहा कि भाई कितनी फीस, तो उसने कहा भाई तो 50,000। तो क्लाइंट था पैसे वाला, क्लाइंट को लगा कि यार ये तो 50,000 का ये हल्का वकील है। बहुत बड़े वकील थे साहब, पर पेशी पैसा ले रहे थे 1 लाख, 34-35 पेशियां लगी तो 35 लाख रुपए के करीब लग गया, और उसमें उस क्लाइंट को हुई सजा। तो जब 50,000 वाले वकील थे, उन्होंने बोला कि जब तुझे 35 लाख देके खर्च सजा पानी थी फांसी की, तो 50,000 भी मेरे से करवा लेता फांसी की सजा। बहुत बढ़िया।
ये तो एक बात है ही ना, मतलब। और ये मैं समझता हूँ, एक जो यंग लॉयर्स है, मैं उनको जूनियर नहीं कहता हूँ, मैं समझता हूँ सब बराबर हो जाते हैं। सर बराबर है। यंग लॉयर्स के लिए एक मैसेज है कि मतलब जो अच्छा काम करते हैं उनको फिर फीस से फर्क नहीं पड़ता, अच्छा काम करना ही जरूरी होता है। फीस तो अपने आप आएगी, फीस तो आपके पीछे भागेगी, मैं कहता हूँ। भागेगी सर। जिस दिन आपको चमत्कार को नमस्कार है, तो फीस के पीछे नहीं भागना, अपनी सर ईमानदारी हम से ज्यादा काम दूर करो। नहीं जाएं, अगर ये कोई जो नए एडवोकेट्स हैं, यंग एडवोकेट्स हैं, अगर उनमें जो भी बहुत अच्छा आर्गुमेंट कर रहा होता है तो सर जजेस उसको पहचानते हैं। इवन जो बाकी जो वकील उनको भी अच्छा लगता है। मैं आपका नाम लेना चाहूंगा सर, कि मैं कोई ये नहीं कि आप हमसे जुड़े हैं इसलिए बड़ाई कर रहा हूं। सर हम आपसे जानबूझ के जुड़े हैं, आपकी वजह से जुड़े हैं। आप हमसे नहीं जुड़े, हम आपसे जुड़े हैं सर। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सर 30-32 साल से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो हमने भी सर पहले लोअर कोर्ट की, फिर हाई कोर्ट की, अब सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं। तो नीचे से सीधा ऊपर नहीं कहें, सुप्रीम कोर्ट हमें ट्रायल का भी पता है, अपीलेट कोर्ट क्या होती है, हाई कोर्ट उसका भी पता है, और सुप्रीम कोर्ट का भी पता है। सुप्रीम कोर्ट में तो जमानत भी मांगी जाती है, तो संविधान के आर्टिकल पे मांगी जाती है, अनुच्छेद पे मांगी जाती है। तो लेकिन सर आपका भी हमने देखा है कि आप लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहां तक पहुंचे सर। आपको सम्मान पे हम सर सल्यूट करते हैं इस बात के लिए, और यही वजह है कि हम आपसे जुड़े हैं। मैं तो इसका इतना ही जवाब दूंगा, फिर अच्छी बात है, ये आज मुकदमा चल रहा है तो, कि सबको मेरी माँ ने ये सिखाया था कि अगर कोई तारीफ करे तो ये बोल देना 2 लाइन की, उनके कर्म है, उनकी मोहब्बत, क्या मेरे नगमे, क्या मेरी हस्ती। मेरी कोई औकात नहीं है, आपका धन्यवाद है, मैं तो आपका धन्यवाद कर सकता हूँ। चलिए, सर आज अच्छा लगा, समाप्त मिलते करते हैं सर। बात करते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने 145 करोड़ के लिए ये मुकदमा किया यहाँ पे। आई एम ग्रेटफुल टू यू, एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ न्यूज नशा को और महेश आपको, सबको। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।